कब तक जिंदा थे सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और स्वागत है आपका विलेज ऑफ बुक समरी पे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे देश के जाने माने पत्रकार और लेखक अनुज धर के द्वारा लिखित पुस्तक नेताजी डेथ मिस्ट्री के बारे में। तो इसकी बुक समरी आपको हम बताएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। सन 2000 ईस्वी में श्री अनुज धर के द्वारा क्लैरिफाई होने पर एक पुस्तक लिखते हैं और इसमें नेताजी डेथ मिस्ट्री के बारे में ये एविडेंस के आधार पर पुस्तक के आपको ऑडियो समरी बताने जा रहे हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या हुआ था, तो इसके चर्चा करने के 3 डिस्कशन करने की थ्योरियां हैं। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। पहली थ्योरी, नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद हुई थी। दूसरी थ्योरी कहती है कि नेताजी रूस में थे, कोई प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई थी, उनको रूस में मरवा दिया गया और इसमें पंडित नेहरू का हाथ था। तीसरी थ्योरी कहती है कि नेताजी का मृत्यु भारत में 1985 ईस्वी में हुई है, जो गुमनामी बाबा के नाम से मशहूर फैजाबाद में सुभाष चंद्र बोस के रूप में पहचान की गई। तो अगर ये साबित हो जाता है कि नेताजी डेथ मिस्ट्री ताइवान में हुई है, तो प्लेन क्रैश में ताइवान के ताइपेई में, तो ये ऑटोमेटिक रसिया वाली कहानी और गुमनामी बाबा वाली कहानी ख़त्म है। अगर ये साबित हो जाता है कि वो रूस में थे, रूस में मरे थे, तो ऑटोमेटिक ताइवान और गुमनामी बाबा वाला थ्योरी ख़त्म हो जाती है। सिम लॉजिक थ्योरी, अगर ये साबित हो जाता है कि वो जिंदा थे और भारत में थे, तो उनके एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। सन 1970 से 1980 में वे भारत में हैं, तो ऑब्वियसली कि वो पहले नहीं मर सकते। इसमें एक सिनेरियो पॉसिबल है। अनुज धर के अनुसार अगर हम एविडेंस के बेसिस पर चलें तो वैसे महात्मा गांधी जी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था कि नेताजी जिंदा है, और ये तब खबर आई थी जब 1945 में ताइपेई वाला घटना, विमान दुर्घटना पूरे देश में लहर के जैसा फैल चुका था कि नेताजी का डेथ प्लेन क्रैश में हुआ। उसके ठीक 5 महीने बाद महात्मा गांधी ने बोला था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं कहा कि कहाँ पर हैं। तो आज के दौर में इसे एविडेंस के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी आज जिंदा नहीं है। ये इंटेलिजेंस के आधार पर दावा किया जाता रहा है। 1970 में भारत सरकार को मजबूरी में एक कमीशन बनाना पड़ा, जीडी खोसला कमीशन। उस कमीशन के सामने गवाहियां हुई 1970-74 के बीच में, और जीडी खोसला जी जो एक पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, गांधी मर्डर केस में उन्होंने ही जजमेंट दिया था, वो उसके जज थे। नेताजी के फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले एमडी मजूमदार, जो किसी ज़माने में लंदन से बैरिस्ट्री कर और भारत में आए थे और बंगाल के कानून मंत्री भी थे एक ज़माने में, ये इनका कहना है कि ऐसे में नेताजी का नाम बदनाम करने की कोशिश है। आज से तकरीबन 50 वर्ष पहले इनके खानदान के जो वकील थे, जो कमीशन के सामने छाती ठोक कर कह रहे थे कि 1973 में सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, ये नेताजी के फैमिली का व्यू है उनके वकील के थ्रू। तो हम लोग उनकी फैमिली के एविडेंस वाली बात को मानेंगे, ना कि मीडिया की सोर्स जो हमारे और आपके बीच में अवेलेबल है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के खानदान के वकील ने कमीशन के सामने ये स्टेटमेंट दिया है कि 1973 में वो जिंदा है, यानी सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, लेकिन वॉर क्राइम के इशू की वजह से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और चाह कर भी वो बाहर निकलने से मजबूर है। ये जीडी खोसला कमीशन के सामने यह बात बोली गई, तो इसकी वैल्यू है। हम लोगों को बिलीव पर वैल्यू नहीं करना है। वो नेताजी अगर नहीं हो सकते थे तो उनके खानदान के लोगों ने क्यों स्टेटमेंट देते, और ये ऑन रिकॉर्ड कमीशन के सामने बोला गया है। अब बात करते हैं प्लान क्रैश थ्योरी की, कि नेताजी की
डेथ विमान दुर्घटना में हुआ था, यानी पहली डेथ मिस्ट्री। तो पहली थ्योरी हम लोग जानते हैं डिटेल से, सच और झूठ। तो 18 अगस्त 1945 को एक जहाज क्रैश होता है। आज के ज़माने में ताइवान ताइपाई शहर में। वहाँ कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई है। वहीं पर उनकी अंतिम संस्कार कर हड्डियाँ जापान के एरनकोजी टेम्पल पर रख दिया जाता है। और ये कहानी आज तक बरकरार है। इस कहानी के सपोर्ट में प्रूफ के तौर पर पहली प्रूफ है कि एक लेटर है जो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी तब के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री या कहें तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने चिट्ठी लिखा था। और वो चिट्ठी लिख रहे हैं उनके भाई यानी सुरेश चंद्र बोस ने, नेताजी के भाई, जो पहले मजिस्ट्रेट रह चुके थे बंगाल में। और पंडित नेहरू को कन्फ्रंट किया कि मेरे भाई के मरने का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, ये बताओ, गिव मी एविडेंस। ये चिट्ठी लिखा है सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस के दोस्त थे, कांग्रेस पार्टी के थे, उनके अच्छे मित्र थे। तो पंडित नेहरू ने जवाब दिया उसे ध्यान से आप सुनिएगा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आई कैन नॉट सेंड यू एनी प्रिसाइज एंड डायरेक्ट प्रूफ। मैं आपको कोई भी सीधा साधा डायरेक्ट प्रूफ नहीं दे सकता। ध्यान से सुनिए, वो चिट्ठी में लिख रहे हैं कि मैं आपको कोई भी सीधा साधा डायरेक्ट प्रूफ नहीं दे सकता। जबकि पंडित नेहरू 1955 से 1956 में एक नेताजी डेथ मिस्ट्री के ऊपर कमीशन बनाकर जांच करवा चुके थे। उसके बावजूद भी वो नेताजी की मरने की पुख्ता जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए। तो ये बात आप याद रखें कि नेताजी के डेथ के ना बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं और ना ही बॉडी रिकवर की। तो जीडी खोसला कमीशन के खारिज करते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसमें बहुत सारी प्रूफ की दिक्कतें हैं, ऐसे जांच नहीं हो सकता है। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसकी और प्रूफ पर कमीशन बनाया जाए ताकि पुख्ता सबूत इकट्ठा किया जा सके। और तब तक अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार आ चुकी थी। तो ये डिसीजन अटल आडवाणी को लेना पड़ा। हम इनकी कमीशन बनाएंगे और अंत में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य जज और बाद में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मुखर्जी के नाम की अगुवाई पर मुखर्जी कमीशन बनाई गई। मुखर्जी कमीशन के सामने मौजूद रहे अनुजधर कहते हैं कि सरकारी वकील ने छाती ठोक कर बोला कि प्लान क्रैश यानी नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुआ है। और जस्टिस मुखर्जी ने कंक्लूजन वही दिया कि पूरी प्लान क्रैश की थ्योरी गलत है। बेसिकली ये प्लांटेड थ्योरी थी कि सुभाष चंद्र बोस को फ्रीडम स्ट्रगल आगे लड़ना था और ये नकली स्टोरी को प्लांटेड किया गया सुभाष चंद्र बोस और जापानी सरकार, जापानी फौज को मिला जुला करके, ताकि रूस की तरफ वो जा सके, ताकि वो फ्रीडम स्ट्रगल कर सके और भारत को आज़ादी दिला सके। और ये उनकी डेथ की नकली कहानी जापानियों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के कहने पर तैयार किया गया ताकि अंग्रेज को कोई भनक ना लगे कि वो भारत की आज़ादी को कैसे आगे और बढ़ाने वाले हैं और कैसे अपनी फाइट्स, फ्रीडम फाइट्स आगे ले जाने वाले हैं। इसलिए विमान दुर्घटना की थ्योरी में कोई डेड बॉडी या फिर फोटोग्राफ स्पष्ट तरीके से नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि उन्हें सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था कि अब जापान को कमज़ोर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमले के बाद और जापान को पूरी तरह से सरेंडर करने के पश्चात उन्हें अब भारत के लिए कोई मदद नहीं मिल सकता। इसलिए वो अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए ये नाटक करना पड़ा। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की कि नेताजी को रूस में मरवा दिया गया और नेहरू का इसमें हाथ था। तो इसके बारे में जानते हैं, ये दूसरी थ्योरी है। चलिए आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बोलते थे कि नेताजी को टॉर्चर करके मार दिया गया। रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, कुछ इंटेलिजेंस की डाटा आई विटनेस अकाउंट्स के सहारे देखकर ये लगता है कि सुभाष चंद्र बोस रूस में थे, लेकिन उनके मरने का प्रूफ नहीं है। इन फैक्ट्स जो भी एविडेंस निकल के आ रहा है वो दिखा रहा है कि बोस रूस में थे
रूस में उनको जगह मिला था और वो अच्छे से थे। इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस में प्रेजेंट्स की बात हो रही है, लेकिन उनको मारने की प्रूफ नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स पर है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के एम्बेसडर लेवल के ऑफिसर काबुल में कहते फिर रहे थे कि सुप्रीम सुभाष चंद्र बोस रूस में हैं। कोई भी एम्बेसडर लेवल का ऑफिसर इस तरह का झूठ नहीं बोलेगा। और ये सच्चाई भी था कि वो रूस में ही थे। और सबसे पहले भारत से अगर भागे थे तो रूस में ही गए थे, अफगानिस्तान के रास्ते। और अंत में जब जापानियों का सरेंडर हुआ अमेरिका के प्रति, तो रूस की तरफ ही गए, क्योंकि उनका असली ठिकाना रूस ही था। ये रिपोर्ट्स तब सामने आती है जब अंग्रेजों को नेताजी के 1945 में हवाई जहाज दुर्घटना के 5 महीने बाद एक जांच कमेटी के गठन और जांच के बाद पता चलता है 1945 में, क्योंकि नेताजी की टीम आईएनए और उनके फॉलोवर आज़ादी के दीवानों और उनके चाहने वालों ने अंग्रेज़ों को बहुत बहुत क्षति पहुंचाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी को अपने भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल कर आज़ाद हिंद फौज में बहाली करा करके उनकी यानी अंग्रेज़ों के फौज को अपने आईएनए में भर्ती कराकर अंग्रेज़ों को कमर तोड़ दिया था। अब तीसरी थ्योरी को हम लोग जानते हैं कि तीसरी थ्योरी कहता है कि नेताजी का मृत्यु भारत में गुमनामी बाबा के पहचान में हुई है, जो अयोध्या में 1985 में हुआ था। बताया यह जाता है कि अंग्रेज़ नेताजी को वॉर क्रिमिनल यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा देने और दुनिया में अशांति फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें यूनिवर्सल वॉर क्राइम का क्रिमिनल का नेताजी को घोषित कर दिया गया था, ताकि वो सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया जा सके और एनकाउंटर किया जा सके, ताकि उनकी भारत पर काली निगाह आगे आने वाले कई दशकों तक बना रहे और वो खुले तौर पर भारत में गुलामी की मानसिकता भरते रहें और राज करते रहें। वो कतई नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, वो और भारत में राज करना चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की शानदार अगुवाई में देश को कुर्बानी करने का नज़रिया और देश को एकता में लाने को देखकर वो सुभाष चंद्र बोस को तथाकथित वॉर क्रिमिनल का दर्जा दे करके उन्हें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का काम अंग्रेजों ने भरपूर किया, ताकि सुभाष चंद्र बोस को ये लगे कि सुभाष चंद्र बोस आज के डेट में नहीं है। तो ऐसे ऐसे कहानियाँ गढ़ी गई जैसे कि ये देश के वालों को लग सके कि आज सुभाष चंद्र बोस जिंदा नहीं है। तो ये झूठी अटकलें भारत में भी लगाई जाने लगी और जापानियों ने भी ये साबित करके दिखाया कि सुभाष चंद्र बोस नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि सुभाष चंद्र बोस रूस में थे और रूस से भारत में लगातार आवागमन करते रहे अपने समय के मुताबिक। और वॉर क्रिमिनल का जो अंग्रेज़ों के द्वारा प्रस्तावित था, जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर उन्हें अंग्रेज़ों को सौंपा जाए, यानी कि देश को आज़ाद होने के बाद भी ये कमिटमेंट किया गया था भारत सरकार से कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस को अगर पाते हैं जिंदा या मुर्दा तो अंग्रेज सरकार को ही सौंपेंगे। ये उनका कमिटमेंट था। तो ये सारे कारनामे को गलत तरीके से प्रूव करने की वजह से वो इसी तरह से कारनामे छुपते रहे और छुप छुप कर भारत और रूस में आवागमन बार बार जैसे ज़रूरत हो वैसे करते रहे। इसलिए वो भेष बदल कर कभी देश भारत में तो कभी रूस में आवागमन 1945 से 1985 तक करते रहे। वे अपने आज़ादी की लड़ाई हैंडल आईएनए और अपने सपोर्टरों के द्वारा लड़ते रहे और अंत में अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने में सफल भी रहे। वे भारत में आज़ादी मिलने के बाद 1947 से 1985 तक, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, 1947 से 1985 तक, यानी कि 38 वर्षों तक भारत में ही रहे। ये खबर ना ही अंग्रेज़ को लगी और ना ही कांग्रेस के सरकारों को। वे चुपचाप एक साधु के भेष में तपस्वी की तरह फैज़ाबाद में अपना अंतिम सांस तक देश के लिए अपने काम करते रहे और किसी से बेखबर करके रहने में भी सफल रहे। नेताजी के करीबी डॉक्टर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही उनके करीबी थे, और डॉक्टर मुखर्जी से वो इलाज करवाते और बाहरी हालचाल लेते रहते। तो गुमनामी बाबा के रूप में वे पर्दे के पीछे से ही किसी से बात करते और लिखित चिट्ठी के लिए वे टाइपराइटर का प्रयोग करते थे। 1985 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी शव को उनकी फैमिली के लोगों को कोलकाता से
कोलकाता से बुलाया गया और उनकी भतीजी ने अपने चाचा यानी सुभाष चंद्र बोस के ए टू जेड सामान, हैंड राइटिंग, चिट्ठी, कपड़े, आईने के सामान, तमगे, ड्रेस सभी कुछ का पहचान किया और रोने लगी। उनके परिजनों और अयोध्या के एक पुजारी और उनके परिचय कि वो डॉक्टर मुखर्जी और एक मीडियाकर्मी। कुल अंतिम संस्कार में उनके 12 से 13 लोग ही शामिल हुए थे और जल्दबाजी से उनके सरयू के घाट में अधजले अकबक में जलाया गया और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार को, मौजूदा प्रधानमंत्री को यह पता चलता कि गुमनामी बाबा के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस कहे जाने वाले की मृत्यु हो गई है, तो ये अंग्रेज़ सरकार के द्वारा कमिटमेंट थी, ये लिखित दस्तावेज थे कि उनके ज़िंदा या मुर्दा किसी भी तरह से पाए जाने पर वे अंग्रेज़ सरकार को ही सौंपेंगे। तो इस लेबोरेटरी में भेजने के बाद उनके गंदे राज को छुपाने के लिए, सदा के लिए दफन होने के चलते ये राज दुनिया से छुपाया गया कि ये गुमनामी बाबा ही हैं और उन्हें चुपके से उन लोगों को, जो 12-13 लोग को मालूम था और चाहकर भी उनके परिजनों को और भी उनके करीबी को नहीं बुलाया जा सका, जितने संभव हो सका उतने लोगों को बुलाया गया और उनका अंतिम संस्कार कर वहाँ सरयू के नदी में प्रवाहित किया गया और उनके अंतिम संस्कार किए गए। तो वे सभी लोग, यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके मृत्यु में, उनके अंतिम संस्कार में जहाँ 12 से 13 लाख होने चाहिए थे, वहाँ सिर्फ 12 से 13 लोग ही थे। और एक समय की बात है कि जहाँ गुमनामी बाबा का डेरा था, वहाँ तब के प्रधानमंत्री यानी श्रीमती इंदिरा गांधी को खबर लगा कि यहाँ गुमनामी बाबा के नाम से कोई सुभाष चंद्र बोस का नाम का पहचान का व्यक्ति रहता है। तो वो मिलने के लिए आधरात्रि में आई थी और अपने काफिले के साथ आई। इंटरव्यू हुआ, लेकिन गुमनामी बाबा वही उनके पुराने अंदाज, जो उनका इंटरव्यू लेने का अंदाज था, पर्दे के पीछे होना और लिखित रूप में इंटरव्यू का जवाब देना किसी सवाल का। और वो यूज करते थे एक टाइपराइटर का। अगर किसी ने अगर उनसे कोई सवाल पूछ रहा है तो वो लिखित रूप में जवाब दिया करते थे। वे चाह कर भी ये ना देखने में असफल रहीं कि वो चेहरा कौन है, ताकि उनको वो खबर सही में पता चल सके कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं। तो वो ऐसा करने में असफल रहीं और फिर वापस चली गईं। लेकिन हाँ, ये बताया जाता है कि उनको स्वागत करने के लिए हर तरह का कोशिश किया गया, कोई भी तरह का उनको स्वागत में कमी नहीं हुई। सभी तरह के परिपूर्ण स्वागत के बाद उन्हें विदा किया गया अच्छे तरीके से। तो ये बताया जाता है गुमनामी बाबा का पड़ोसियों के द्वारा कि अयोध्या के गुमनामी बाबा के करीबी महंत और उनके जानने वालों को गुमनामी बाबा के प्राइवेसी प्रोटोकॉल को मालूम था कि वॉर क्राइम के क्रिमिनल से बचाना है सुभाष चंद्र बोस को। तो बोस के जानने वालों को चाहकर भी उनके परिजनों को नहीं बताया जा सका, क्योंकि वॉर क्रिमिनल का केस था और ये इंटरनेशनल केस था। तो ये सारी थ्योरी के साथ गुमनामी बाबा का यह रहस्य अभी तक ये पता चला है। और इंटेलिजेंस से पता चला है कि गुमनामी बाबा के सारे बक्से कागज़ और ज़रूरी फाइल्स को वो पुलिस के मौजूदगी में कुछ को जला दिया गया और कुछ को रखा गया है उन कांग्रेस के सरकार के आदेश के अनुसार। तो जैसा आदेश आगे से हो वैसा ही किया गया और निर्देशन में वो सारा सामान बरामद करके ले जाया गया फैज़ाबाद। गुमनामी बाबा के पहचान को और पुख्ता करने के लिए उनके घर में तलाशी लेने के बाद एक माचिस के डिब्बे में दांत का टुकड़ा मिला। अब वो दांत का टुकड़ा को लेबोरेटरी में टेस्ट कराया गया। टेस्ट कराने के बाद डीएनए टेस्ट में पता चला है वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। और इसकी पुख्ता जानकारी अभी देश के सामने सच नहीं आई है, लेकिन देखना ये है कि आखिर कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेताजी के फैमिली को पूरा ट्रस्ट है और उन्हें बिलीव भी है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही यार सिमिलरिटी मिला भी है। ये डीएनए टेस्ट में साबित हो चुका है कि ये सुभाष चंद्र बोस ही थे ये कम्प्लीटली। अब ये देखना है कि आखिर कब सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताती है, फाइनली ओपनली रिलीज़ करती है कि सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा के रूप में आए हुए थे और आवागमन रूस और भारत में लगातार करते जा रहे थे। तो अब ज़्यादा समय नहीं है कि अब हम लोग को दूर रखा जाए सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री के कि उनको कब मारा गया, कब तक जिंदा थे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।